नो मोर व्हाट मोर, पाकिस्तान का दौरा क्यों मंसूख किया? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन दौरा पाकिस्तान मंसूखी का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वॉटमोर ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पीसीबी के बयानिए की जीत हो गई। दौरा मंसूख करने पर वॉटमोर को बरतानवी वजीर आजम से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और मुबस्सिरीन ने तनकीद का निशाना बनाया था। माइकल होल्डिंग ने तो इंग्लिश बोर्ड को घमंडी करार दे दिया था। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने इंग्लैंड की जानिब से दौरा पाकिस्तान मंसूख करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था। उन्होंने वाज़ेह कर दिया था कि अब कोई रियायत नहीं करेंगे। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ब्लॉक बनाकर एक हो जाते हैं। वर्ल्ड कप में भारत के साथ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी निशाने पर होंगे। मजीद क्या कहा था रमीज राजा ने, जरा सुनिए। इंग्लिश बोर्ड की मुनाफिकत और दोहरा मयार, सिक्योरिटी खदशात पर इंग्लैंड ने कई मुल्कों के दौरे मंसूख किए, मगर अपने मुल्क में बम धमाकों के बावजूद क्रिकेट करवाई। बरतानवी सहाफी ने इंग्लिश बोर्ड को बेनकाब कर दिया। अगर भारतीय वजीर आजम आईसीसी की फंडिंग रोक दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पीसीबी का सेनेट कायमा कमेटी बैनुल-सूबाई राब्ते के इजलास में बड़ा इंकशाफ। डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को सालाना 40 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास शब्बीर। सेनेट की कायमा कमेटी बैनुल सूबाई राब्ता का अहम इजलास, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा की शिरकत। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की जानिब से दौरे मंसूख करने और क्रिकेट के मसाइल पर तवील ब्रीफिंग। कहा आईसीसी को दौरों की मंसूखी के हवाले से सख्त खत लिख दिया। हमारे दबाव के बाद न्यूजीलैंड ने दौरा रीशेड्यूल करने की यकीन दहानी करा दी। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया के दौरे बरकरार हैं। चेयरमैन पीसीबी का क्रिकेट को इकॉनमी बनाने की जरूरत पर भी जोर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी की फंडिंग पे 50% चलता है और वो जो आईसीसी की फंडिंग है वो 90% इंडियन मार्केट से आती है। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये सोच ले कि हम पाकिस्तान को फंडिंग नहीं देंगे तो ये क्रिकेट बोर्ड जो है ये कोलैप्स भी हो सकता है। रमीज राजा ने कहा अब किसी क्रिकेटर को रिक्शा नहीं चलाने देंगे, फजूल खर्ची रोककर पैसे बचाएंगे। 4 बंदे अभी गए हैं, हमने साल का 13 करोड़ रुपया बचा लिया। जो इतने पैसे हैं मैं ये स्ट्रक्चर लाइट्स का कदाफी स्टेडियम में ब्रांड न्यू खड़ा कर सकता हूँ। इजलास में इरफान सदीकी ने पूछा आपको 92 के वर्ल्ड कप का कैच याद है? रमीज राजा बोले कप्तान का कैच था, छोड़ नहीं सकता था। इरफान सदीकी बोले इमरान खान ने तो वो कैच कैश करा लिया, आपको बस इतना कुछ ही मिला। चेयरमैन पीसीबी बोले इंशाल्लाह आगे जाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इंग्लैंड की टीम ने भी आइंदा सीरीज को कंफर्म किया है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम भी दोबारा पाकिस्तान आना चाहती है। खुशखबरियाँ आ रही हैं, रीशेड्यूल हो रहे हैं, न्यूजीलैंड से भी दोबारा से बातचीत हो रही है और एक हफ्ते में रमीज राजा साहब ने कहा खुशखबरी मिली। मैं समझता हूँ देखें इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में जिस तरह से मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ की राय आमा का, मैं शुक्रगुजार हूँ फॉर्मर क्रिकेटर्स का, जिस तरीके से पूरी दुनिया पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, जिस तरीके से पूरी क्रिकेट वर्ल्ड पाकिस्तान के पीछे खड़ी हुई है, ये पोटेंशियल का इजहार है पाकिस्तान का। और जिस तरीके से आज आप देखें कि तमाम बड़े क्रिकेटर्स जो हैं फॉर्मर, उन्होंने इस मामले में एक स्टैंड लिया और इससे जो एक हेजेमनी कायम करने की कोशिश थी हिंदुस्तान की वो नाकाम हुई है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह न्यूजीलैंड भी वापस पाकिस्तान आना चाह रहा है और इंग्लैंड ने तो अपनी सीरीज़ कन्फर्म ही कर दी। पंजाब हुकूमत के फरसूदा और करप्ट सिस्टम को बेनकाब करना समा के रिपोर्टर का जुर्म बन गया। महकमा सेहत पंजाब की नालायकी बताई तो नौजवान सहाफ़ी दानियाल उमर के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई। पंजाब हुकूमत ने समा के रिपोर्टर के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। हमें बेनकाब क्यों किया? सिस्टम की खराबी दुनिया के सामने क्यों लाए? पंजाब हुकूमत अपनी नालायकी और हट दर्मी के बाद दोस्त धमकियों पर उतर आई। लाहौर में काम करने वाले समा के रिपोर्टर दानियाल उमर के खिलाफ मेलसी में FIR दर्ज करा दी गई। नौजवान सहाफी दानियाल उमर ने नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज की वैक्सीनेशन के जाली अंदराज की खबर को तस्दीक करने के लिए 1166 पर मैसेज किया। जाली वैक्सीनेशन के सबूत मिले और खबर चली। मेलसी में कलसूम नवाज मरहूमा की वैक्सीनेशन करने वाली इनकी अहलकारा थी जिसका नाम सुमेला रसूल है, उसने वैक्सीन की है, उसके ID से लॉगिन हुई है, ये तस्दीक हो गई है महकमा हेल्थ में। पंजाब हुकूमत इस्लाह करने की बजाय बौखलाहट का शिकार हो गई। जाली अंदराज करने वालों को तो नहीं पकड़ा मगर खबर देने वाले पर पर्चा करा दिया।
पंजाब हुकूमत के जितने भी जो फ्लॉज हैं वो एक्सपोज हुए हैं इस सारी चीज के अंदर। इस FIR के अंदर बाकायदा लिखा गया है कि चूंकि चेक किया गया है, बाद में मैसेज करके चेक किया गया है, लेकिन जब एक चीज सोशल मीडिया पर इतनी वायरल है कि बेगम कलसूम नवाज का जो नाम है वो दर्ज किया गया है उस जाली वैक्सीनेशन में, तो कोई क्यों नहीं चेक करेगा। 1166 ने जब ये सहूलत दी है कि कोई भी उस इंदिराज को चेक कर सकता है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद से सवाल हुआ तो FIR की तहकीकात कराने की यकीन दहानी करवा दी। मैं इसको देख लेता हूँ, वैसे देखें अगर तो खबर की हद तक हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन आप इसके मुजम्मरात देखें, इसके आफ्टर इफेक्ट्स देखें, इसके आफ्टर शॉक्स देखें कि ये दुनिया में जो हमारा मजदूर जा रहा है उसकी वैक्सीनेशन को क्वेश्चन मार्क बनाया जा रहा है। वुकला ने रिपोर्टर के खिलाफ FIR पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। इसमें गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा कि जो वहाँ पे हेल्थ अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो गलती की है उसकी सजा उन्हें दें, ना कि उस खबर को वेरीफाई करने वाले रिपोर्टर को। उसने गवर्नमेंट की नाअहली को साबित किया, तो उसके ऊपर तो किसी लिहाज से भी FIR नहीं बनती। मैं तो ये समझता हूँ कि ये FIR फौरी तौर पर चैलेंज करनी चाहिए और ये क्वैश भी होगी। इस FIR की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ना तो उस रिपोर्टर का कोई वहाँ पे मुफाद था और ना उसके कोई पॉलिटिकल वो थी कि उससे फायदा उठाए। सहाफी तंजीमों ने महकमा सेहत पंजाब के इक़दाम को अपनी नालायकी छुपाने का ओछा हथकंडा करार दिया है। अब बात करेंगे बलूचिस्तान में आने वाले जल्जले की। 5.9 शिद्दत के झटकों से कोयटा, हरनाई, ज़ियारत, सिब्बी समेत कई इलाके लरज़ उठे। ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 20 अफराद जांबक और 300 से ज़ायद जख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बलूचिस्तान लरज़ उठा। कोयटा, हरनाई, ज़ियारत, सिब्बी, दुक्की और पशीन समेत कई इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। रात 3:02 पर आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत 5.9, गहराई 15 किलोमीटर और मरकज हरनाई था। ज़लज़ले की वजह से हरनाई और शाहरग में कई मकानात गिर गए। मुतादिद अफराद मलबे तले दबकर जख्मी हुए। बहुत बुरा हाल था, सारे लोग, औरतें, बच्चे सारे चीख रहे थे। उसी वक्त हम घर से निकले, यहाँ अस्पताल में जोक दर जोक मरीज आ रहे थे, डेड बॉडीज आ रहे थे। बहुत से बच्चे जो उनका डेथ हुआ था और बहुत से लोग इंजर्ड थे, जख्मी थे। बहुत बुरा हाल था। लोग सो रहे थे और ये जो है ना उस वक्त 3:02 पे जो है ना ज़लज़ले की झटका जो बड़ा ज़लज़ला महसूस कर दिया गया और इसकी बिना पे सर बहुत से नुकसानात सर माली जानी और नुकसानात का सामना करना पड़ा। तिब्बी इमदाद के लिए जख्मियों को कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है। लेविस की टीमें भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पहाड़ी इलाके होने की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना है। एम्बुलेंसेस के और रेस्क्यू टीम्स थे वो हमने रवाना कर दिए थे और वहाँ की जो लोकल लिविस फोर्स है और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये सारी इमदादी कामों में मसरूफ है, स्पेशली रेस्क्यू में। हरनाई और कोयटा समेत दीगर मुतासरा इलाकों में हेल्थ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हरनाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल समेत तमाम मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स और अमले को हंगामी बुनियादों पर तलब कर लिया गया है। बलूचिस्तान के जिला हरनाई में जलजले से सदर थाना पुलिस की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कमरों और हवालात की दीवारों में दरारें पड़ गईं। इमारत की खस्ता हाली की वजह से कैदियों की जिंदगी को खतरात लाक हो गए। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं हरनाई में मौजूद समा के नुमाइंदे मोहम्मद आतिफ से। जी मोहम्मद आतिफ, पुलिस एहलकारों का क्या बताना है? जी बिल्कुल, इस टाइम में ज़िला हरनाई के इलाके बाबू मोहल्ला में सदर थाने की हदूद में मौजूद हूँ। ज़लज़ले के बाद जहाँ दीगर आबादी और जो मकानात, कच्चे मकानात मुतासिर हुए हैं, वहाँ ये सदर थाना भी जो है ज़लज़ले की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुआ है। पुलिस एहलकार जो मुहर्रर हैं इस थाने के ज़हीर, उनके मुताबिक इसकी इमारत जो है थाने की वो बैठ चुकी है ज़लज़ले से और अंदर जो हवालात है और जो इसके कमरे हैं थाने
कि उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। ज़लज़ले के बाद जो बिल्डिंग मुतासिर हुई है इमारत की, उसके फौरी बाद जो है कैदियों को निकाल के यहाँ करीब ही एक पंडाल कायम किया है, वहाँ पे कैदियों को मुंतकिल किया गया है, जबकि कुछ कैदी जो हैं जो उन कैदियों को अभी भी अंदर रखा हुआ है, उनको मुंतकिल करने के हवाले से जो पुलिस एहलकार ज़हीर है उनका कहना है कि ये जो बिल्डिंग है ये ज़मीन बोझ हो सकती है अगर फौरी तौर पर इस पर तवज्जो ना दी गई, और अगर ज़लज़ला आता है दोबारा तो ये बिल्डिंग ज़मीन बोझ हो सकती है और कैदियों की ज़िंदगियों को भी जो है वो ख़तरात लाहक हैं। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया आतिफ। बलूचिस्तान में ज़लज़ले से अमवात हुई लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं, हर मुमकिन मदद करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल कहते हैं तकरीबन 200 घर मुतासर हुए, शदीद ज़ख्मियों को आर्मी और एविएशन के हेलीकॉप्टर्स में कोयटा मुंतकिल किया जा रहा है। वाक़या और अल्लाह ताला का जितना भी इस हवाले से कि नुकसान बहुत ज़्यादा भी हो सकता था, जिनकी अफवात हुई हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे, हमें बड़ा अफसोस है। अब यकीनी तौर पे ये बहुत फैला हुआ भी होगा, तकरीबन लगभग कोई 150 से 200 घर हैं जो मुतासिर हुए हैं और जो बिल्कुल सीरियस पेशेंट्स हैं उनको फ़ौरन कोयटा ले जाएं। जिसके हवाले से आपने देखा होगा कि आर्मी एविएशन और एफसी में हेलीकॉप्टर के ज़रिए CMH और कोयटा इनको ले जाया गया ताकि फ़ौरन उनकी मदद की जाए, उनकी जान बच जाए। साथ साथ जो माइनर इंजरीज़ में है उनको माइनर इंजरीज़ की थोड़ी बहुत यहीं पे उसका काम चल रहा है, लेकिन उनको भी हम टाइम टू टाइम कोयटा की तरफ या कुचला की तरफ या उसकी तरफ ही भेज रहे हैं। हरनाई के MPA ने ज़लज़ले में जाँ बहक अफराद के लिए 2-2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया। कहा हरनाई की सड़क के लिए वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान से बात की, फंड्स भी मंजूर हो चुके हैं। यहाँ पे जितने भी शहीद हुए हैं उनके लिए मैं ऐलान करूंगी 2-2 लाख रुपए मेरे तरफ से इंशाल्लाह इनको मिल जाएगी। बिल्कुल रोड खराब है, इसके हवाले से मैंने लेटर इमरान खान साहब को भी दिया है और जाम साहब से भी मैंने रोड के हवाले से बात की है, फंड मंजूर हुआ है, इंशाल्लाह रोड भी बन जाएगा और अस्पताल में जितने मेडिसिन वगैरह कम है इंशाल्लाह वो भी पूरे कर देंगे। सियालकोट में फोम की फैक्ट्री में खौफनाक आतिश ज़दगी, डस्का रोड पर वाक़ फैक्ट्री में आग लगने से भारी मालियत का नुकसान हो गया। मुल्तान में कपास के गोदाम जबकि फैसलाबाद में निजी बैंक के रीजनल हेडक्वार्टर्स में भी दोबारा आग भड़क उठी, कहीं जानी नुकसान नहीं हुआ। आसमान से बातें करते शोले, डस्का रोड सियालकोट में फोम की फैक्ट्री में खौफनाक आग लग गई। रिपोर्टेडली यहाँ पे कुछ काम हो रहा था, आई थिंक बता रहे हैं कि कोई ये वेल्डिंग का काम कर रहे थे, शायद उससे स्पार्क हुआ है और उसको ये लग गई है। आग 1 एकड़ रकबे तक फैल गई। फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। आतिशज़दगी के बाइस होने वाले नुकसान का तखमीना नहीं लगाया जा सका। मुल्तान में भी मोटरवे इंटरचेंज के करीब कपास के गोदाम में आग लग गई। रेस्क्यू की 11 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। उधर फैसलाबाद में निजी बैंक के रीजनल हेडक्वार्टर में 2 दिन बाद फिर आग लग गई, जिसकी वजह से कंज्यूमर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड जल गया। हम लोग इधर पार्किंग में रहते हैं, पार्किंग करते हैं। सुबह कोई आदमी भी नहीं था, लेकिन सवेरे जो आग लगी है वो परसों से बहुत ज्यादा शिद्दत की आग लगी है, जो सुबह लगी। इसी इमारत में 2 दिन पहले भी आग लगी थी। बैंक इंतजामिया को 1 हफ्ते तक मुतासिरा जगहों को ऑपरेशनल करने से रोका गया था। इसके बावजूद इंतजामिया ने यहाँ दोबारा काम शुरू कर दिया था। डस्का रोड पर फोम की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। 17 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया है, 3 मजदूर जख्मी भी हुए हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से। शहजाद, बताइएगा कितना माली नुकसान हुआ, कुछ पता चल सका है? हाँ जी बिल्कुल, तकरीबन दोपहर 1 बजे फोम फैक्ट्री में लगने वाली जो आग है 5 घंटे बाद इस आग पर जो है काबू पा लिया गया है। 17 फायर टेंडर्स ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया है और ये अब जो है वो कूलिंग का अमल जारी। डस्का रोड पर फोम की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। 17 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया, 3 मजदूर जख्मी भी हुए। आपको बताएं कि इस डस्का रोड पर फोम की फैक्ट्री है जिसमें आग लग गई थी। रेस्क्यू एहलकार आग बुझाने की कोशिशें कर रहे थे और अब 5 घंटे बाद इस पर काबू पा लिया गया है। जी शहजाद, कंटिन्यू कीजिए।
जी बिल्कुल, जो आग है उस पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त जो है वो कुली का अमल जो है वो यहाँ पर जारी है। अभी भी 10 से 12 फायर टेंडर यहाँ पर मौजूद है। रेस्क्यू का बड़ा अमला यहाँ पर मौजूद है। 50 से ज्यादा जो रेस्क्यू हेल्कर है यहाँ पर मौजूद है। इसमें ऑपरेशन में वो हिस्सा ले रहे हैं। 3 मजदूर जख्मी हुए थे, रेस्क्यू उनको किया गया था, उन्हें हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया था। 1 एकड़ जो है इस रकबे पे आग जो है वो फैली थी। 4 हाल पर मुश्तमिल ये फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी और चारों हालों में जो मटीरियल मौजूद था, फोम मौजूद था, वो जलकर खाकसर हो गया। मशीनरी जो है वो ठीक है। फैक्ट्री में लगने वाली आग पर अब 5 घंटे बाद काबू पा लिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शहजाद। रवा माली साल पाकिस्तान में मुआशी शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान। तेल, बिजली और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई बढ़ने का खदशा। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी। आइंदा माली साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 2.5% तक हो सकता है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। रवा माली साल भी पाकिस्तानियों पर भारी गुजरेगा। अवाम पर महंगाई के कारीवार जारी रहेंगे। पाकिस्तानी मईशत पर वर्ल्ड बैंक की आउटलुक रिपोर्ट ने खबरदार कर दिया। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल की 3.9% के मुकाबले में रवा माली साल शरह नमू 3.4% रहने का इम्कान है, जबकि महंगाई की शरह बढ़ेगी। वजह है तेल और बिजली समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा। आलमी बैंक के मुताबिक हुकूमत को बैरूनी अदायगियों के दबाव और माली चैलेंजेस का भी सामना है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा बढ़ने का इम्कान है, जो GDP के 2.5% तक हो सकता है। रवा माली साल माली खसारा GDP के 7% तक रहने का तखमीना लगाया गया है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की आमदनी बढ़ाने के लिए GST की हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक GST मालियाती खसारे को कम करने में मामनत करेगा। पाकिस्तान के लिए IMF का कर्ज प्रोग्राम जारी रहने की उम्मीद भी जाहिर की गई है। कराची में मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। फी किलो गोश्त 400 रुपए पर होने पर शहरी फट पड़े। दुकानों पर रखी सरकारी रेट लिस्ट खरीदारों का मुंह चढ़ा रही है। मजीद बता रहे हैं खुर्शीद आलम। कराची के बाजारों में मुर्गी का गोश्त 400 रुपए फी किलो पर फरोख्त होने लगा। कमिश्नर कराची तो तब्दील हो गया, लेकिन महंगाई का बढ़ता ट्रेंड तब्दील ना हो सका। ग्राहकों पर क्या बीत रही है और दुकानदार इसकी क्या वजह बयान करते हैं, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। इमरान खान ने बोला घबराना नहीं, हम घबरा नहीं रहे, लेकिन फिर भी चिकन 400 लेकर जा रहे हैं। अभी 400 रुपये बता रही है। मैंने बोला भाई 2 किलो लेनी थी, मैंने बोला 1 किलो दे दो यार, क्या करें। गोश्त देखो कितना महंगा, चिकन देखो कितनी महंगी। चिकन तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है। 400 रुपये हद हो गई चिकन की भी। बिल्कुल कुछ ये माफिया है, जो बड़े बड़े लोग हैं वो मुर्गी खाली पाल रहे हैं। छोटे मोटे पहले फार्मर पालते थे, मुर्गी जो है वो ज़्यादा होती थी, उसके हिसाब से रेट कम हो जाता है। ये 3 साल से जो 214 रुपये कमिश्नर ने रेट निकाला हुआ है, ठीक है, और कोई पूछने वाला नहीं है। मुर्गी भले ना उड़ सकती हो, लेकिन मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं और कमिश्नर कराची का ऑफिस एक बार फिर लाइल निकला। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इदारों के खिलाफ बयानात को इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, शहबाज शरीफ मुफाहमत की बात करते हैं और मरियम नवाज झाड़ू फेर देती हैं। ये भी कहा कि कल उनकी सियासत खत्म हुई तो जिम्मेदार मरियम ही होंगी। आइंदा इलेक्शन में नए सियासी इत्तेहाद का इशारा भी दे दिया। शहबाज शरीफ जो थोड़ा बहुत शुरू करता है उसको मरियम झाड़ू फेर रही है। मरियम नवाज शरीफ बड़े खूनी किस्म के बयानात दे रही हैं फौज के खिलाफ। वो अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। जल्द या बदेर उनको इन मसाइल से गुजरना पड़ेगा। आज ये जहाँ खड़े हैं इसकी वजह भी मोहतरमा है, और कल जो यहाँ सियासत से फारग होंगे उसकी जिम्मेदारी भी इन पर आएगी। पाकिस्तान के हसास अदारों को हम उठकर अगर निशाना बनाएं तो ये गैर जिम्मेदारी की इंतहा है। फर्द के नाम से अदारे होते हैं, ये सलाहियतों के एक दिन में कोर कमांडर नहीं बन जाता। जिंदगी सर्फ करनी पड़ती है पहाड़ों पे, दरियाओं पे, रेगिस्तानों में, रेगजारों में। नवाज शरीफ ने ये कहा है कि मफाहमत हो या मज़ामत हो या फलाह हो, उनका टाइम गुजर गया।
They have left the train and express train never wait the passenger. बड़ी कोशिश की गई 2 ज़मान पार्क को मुलव्वस करने की, नाकाम कोशिश की गई। जिनके नाम है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है अगर वो अनडिक्लेयर हुए उनके एसेट्स तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। नून लीग का और पीपल्स पार्टी की इस सूरत हाल को मैं इलेक्शन के करीब नई अलाइनमेंट देख रहा हूँ। इमरान खान का साथी हूँ, उसके साथ आए उसके साथ जाऊँगा। बराह रास्त आपको ले चलें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर उनकी कोई थी पावर वो लूज़ कर चुकी है और इंशाल्लाह ताला लोग कहते हैं वो अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे, आज हो इलेक्शन, हम तैयार हैं। जिस वक्त इलेक्शन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे कहीं नज़र नहीं आती, चाहे वो सिंध हो, चाहे पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे बलूचिस्तान हो। इसलिए कि चारों सूबों के लोगों के साथ जो जुल्म ढाया गया है, जिस तरीके से लोगों को रहने का हक छीना गया है, मेरा नहीं ख्याल है कि इस मुल्क के लोग अब सेलेक्ट भी कर सकेंगे इनको कोई। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई मर्दमशुमारी के हक में है या ये डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, देखिए सबसे पहले मुझे नहीं पता कि एमके वाले आप बता रहे हैं, मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन मैं जो मुझे पता है वो बता सकता हूँ। सीसीआई में मर्दमशुमारी के ऊपर वोट हुआ, मैंने उसको अपोज किया। उससे पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग थे। सीसीआई के अंदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कोई है नहीं रुकन। उस कमेटी ने उसको पास किया था और मैंने उस पर एहतजाज किया, मैंने उसमें डिसेंट में वोट डाला और अप्रैल 2021 में आज 6 महीने होने लगे, हमने पार्लियामेंट को रेफ़र किया हुआ है जो हमारा आईनी हक है, आर्टिकल 160 156 150 हमारा आईनी हक है। और नेशनल असेंबली के रूल्स कहते हैं कि जैसे ही स्पीकर को ये मौसूल हो वो सर्कुलेट करे और जल्द से जल्द अगर इजलास जारी है कोई जॉइंट तो उसी वक्त उसको पेश करे, नहीं तो जल्द से जल्द प्रेसिडेंट को इजलास। 6 महीने हो गए, एक पूरे सूबे को आपने उसके आईनी हक से महरूम रखा है और अगर उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ करेगा। तो ये एक फॉल्टी सेंसस था। हमने सिर्फ उस वक्त इसलिए उसको अग्री किया था कि इलेक्शंस टाइम पे हो, लेकिन अब टाइम मौजूद है, बातें कर रहे हैं कि जी हम करेंगे। हाँ, वैलिडेशन अग्री भी नहीं किया था कम्प्लीटली, उस वक्त था कि 5% वैलिडेशन होगी, वो टाइम इन्होंने गुजार दिया। मेरे कहने का मकसद जो मैं हर चीज़ में कह रहा हूँ, आप प्लीज़ कोई सब्जेक्ट उठा लें, ये हुकूमत मिजरेबली फेल हो चुकी है आइन को फॉलो करने में, कानून को फॉलो करने में, लोगों को रिलीफ देने में। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपने मर्जी के कवानीन बनाने में ये बहुत तेज़ है। मेरा ख्याल है उसका सबक हम सब ने लेना चाहिए कि ये फ़ायदेमंद कवानीन कैसे बनते जो, लेकिन हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने फ़ायदे में कानून बनाने के हक़ में कभी नहीं रहती, वो लोगों की बेहतरी के लिए कानून बनाती है। ये बताइएगा, ये मर्दमशुमारी के हवाले से नई मर्दमशुमारी पे भी इलेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के हवाले से अभी कुछ लम्हों पहले बात करिए विभागीय वज़ीर साइंस ने, शबीर फराज ने, कि उसी पर इलेक्शन होंगे। आप कबूल करेंगे ये दोनों बातें? सर पहले तो मर्दमशुमारी हो जाने दें, फिर इलेक्शन होगा। ये पॉलिसी स्टेटमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आ चुकी है। ये सर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम जलसा हो रहा है, पार्टी का ही होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि ज़ाती मुफाद के लिए नैब ऑर्डिनेंस जारी किया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अल्फाज की जंग। शाहिद खाकान अब्बासी ने ऑर्डिनेंस को काला कानून और NRO करार दे दिया। कहा नए कानून के तहत तेल, LNG, चीनी, गंदम और दवाओं में अरबों का डाका डालने वालों से नैब सवाल नहीं कर सकेगा। दूसरी जानिब वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फ़ारूक हबीब और पार्लिमानी सेक्रेटरी मलाइका बुखारी ने एक एक एतराज़ का भरपूर जवाब दिया। इस पे
में हुकूमत ने अपने आप को NRO जारी किया। ऐसा संजीदा चेहरा बना के झूठ बोलते हैं कि लोगों को लगे कि पता नहीं इनसे कोई पारसा और नेक बंदा कोई नहीं। चीनी की चोरी की है, गंदम में चोरी हो चुकी है, दवाइयों का स्कैंडल हुआ है, नैब कोई सवाल नहीं कर सकता। आप किसी एक स्कैंडल को लें और उठा के किसी इदारे पे चले जाएं, वो काला तिलिस्मी कोट कहाँ है जो नवाज शरीफ पहन के मेमो गेट के ऊपर गए थे। अगर आपने टैक्स की चोरी की है तो नैब आपसे सवाल नहीं करेगा। जो इदारे हैं वो इदारे अपनी जगह के ऊपर काम करेंगे, चाहे वो FPR का मामला है वो FPR देख लेगा, जो FIA का मामला है उसको FIA देख लेगा। कानून शहादत को बदलने की कोशिश की गई, जो विटनेस होगा वो ऑडियो विजुअल तरीके से अपना बयान रिकॉर्ड करके और जज साहब उसी पे फैसला कर देंगे। इससे पहले अगर शहादत लेनी होती थी नैब कोर्ट के अंदर तो साल लग जाते थे, और कानून शहादत के आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है कि मॉडर्न डिवाइसेस को यूज करना चाहिए। आपने मुशावरत नहीं करनी तो ये चेयरमैन घर जाए 8 तारीख को, और जो तरीका है कि नैब का आला अफसर जो है वो चेयरमैन के इख्तियारात उस वक्त तक इस्तेमाल करे जब तक नया चेयरमैन नहीं आया। आपसे मुशावरत करने का मतलब तो यही है कि पूरा का पूरा टब्बर चोर है और उनसे पूछे कि आपका तफ्तीशी कौन सा लगाना है। ये तो आपकी फरमाइश जो है वो हम पूरी नहीं कर सकते। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस क्या है, वुज़रा और सियासतदानों से समा का सवाल, क्या जवाबात आए, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर असद उमर से सवाल हुआ तो कहा कोई किसी को NRO नहीं दे रहा, मामला तो एहतसाब का है, जो सबका होना चाहिए, बिला इम्तियाज होना चाहिए। NRO नहीं हो जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल NRO नहीं, ये नैब का जो बनाने का मकसद था ये उसकी तरफ ले जाने की एक कोशिश है। आज़ाद इदारा होना चाहिए जो हुकूमत के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस रख सके। सारी कौम को ये फ्रस्ट्रेशन है कि जी केस चलते रहते हैं, कोई सिरे ही नहीं कोई लगता। तरमीम सर हो जाएगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं तमाम सियासी जमातों के साथ साथ कौम भी चेयरमैन नैब का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर चुकी है। ये बिल्कुल एकतरफा फैसला है और ऑर्डिनेंस के जरिए सब कुछ हो रहा है। पार्लियामेंट को बुलडोज किया है, आईन को बुलडोज किया है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के बैरून मुल्क असास से मुंजमद करने की दरख्वास्त कर दी। इमरान खान को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 3 माह का टास्क दिया जाए ताकि पेंडोरा पेपर्स में शामिल अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत रिलीफ की पहली दरखास्त भी आ गई। सरमायाकारी के नाम पर अवाम से फ्रॉड के केस में BFOU के मालिक सैफुर रहमान नियाजी ने नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। मुबैना फ्रॉड कंपनी में सरमायाकारी करने वाले मुलजिम की हिमायत में निकल आए। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सोहेल रशीद। BFOU के मेगा फ्रॉड केस में ड्रामाई पेशरफ्त। सैफुर रहमान नियाजी की अदालत पेशी से पहले कंपनी में सरमायाकारी करने वाले शहरी बड़ी तादाद में अदालत के बाहर पहुंच गए। बैनर्स उठाकर कहा हमसे तो फ्रॉड हुआ ही नहीं, कंपनी के अकाउंट्स खोले जाएं ताकि मुनाफा मिल सके। मैंने अपना घर लगा के वो सारा पैसा इसी में लगाया, खुद किराए पे रहता हूँ। अभी जो है ना हमारा तकरीबन 1.25 लाख पौने लाख ये हमारा महीना का जो है ना प्रॉफिट भी आता था। सैफुर रहमान को आप रिहा करो और हमारा प्लेटफॉर्म को चलने दो। सैफुर रहमान हमारे मामू चाचा का बेटा नहीं है कि हमें एकदम एतबार आ गया। हमने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, उस टाइम गवर्नमेंट कहाँ सोई थी। नैब ने सैफुर रहमान नियाजी को अदालत में पेश किया तो उनके वकील ने नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत नैब का दायरा इख्तियार ही चैलेंज कर दिया। नैब प्रोसिक्यूटर बोले अभी ऑर्डिनेंस की गजट में शायाशुदा कॉपी मौजूद नहीं, बहस नहीं कर सकते। अदालत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने नैब की दरखास्त पर सैफुर रहमान नियाजी के जिस्मानी रिमांड में 21 अक्टूबर तक तोसी कर दी। नैब की जानिब से अदालत को बताया गया कि मुलजिम के खिलाफ 250 शिकायत मौसूल हुई, मजीद तहकीकात करनी है। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। अब गलती का कोई इम्कान नहीं, मरदमशुमारी डिजिटल जो होगी। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने तमाम सियासी जमातों को तरीक़ाकार बता दिया। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में कहा कराची के लिए जल्द मजीद 40 बसें आ जाएंगी। आइंदा माह से बसें चलने की खुशखबरी भी सुनाई। लैंड माफिया के खात्मे के लिए मेयर को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा कर दिया। आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। शिबली फराज कहते हैं वजीर आजम चाहते हैं कि हारने और जीतने वाला दोनों इंतखाबी नताइज तस्लीम करें। इंशाअल्लाह जो 2023 के इलेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के जरिए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए। हुकूमत कोई ख़ास मशीन नहीं ठोसना चाहती किसी पर। क्यों ना हम इस सिस्टम को जो कि मैनुअल तरीके से होता रहा है और जो कि इतने तनाज़ात का, इतने मसाइल का
की जड़ बनता है, तो उसको हम टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम दूर करें। हमारा मकसद यही है, प्राइम मिनिस्टर साहब यही कहना चाहते हैं कि जो हारे वो हार को तस्लीम करे और जो जीते उसकी जीत में एक अखलाकी कुव्वत भी होगी और वो अपने जो है मुल्क तनाज़ात का भी शिकार नहीं होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। समंदर पार से कानूनी ज़राए से रकम भेजने वालों को पॉइंट्स मिलेंगे। शकील अहमद से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी शकील, अपडेट कीजिए, इन पॉइंट्स से क्या होगा? देखिए, इन पॉइंट से फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सहूलियात मिलेंगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। ऐसे पाकिस्तानी जो लीगल या कानूनी ज़राए के ज़रिए रकूम पाकिस्तान भिजवाएंगे, उनको उसके बदले में पॉइंट्स मिलेंगे और उन पॉइंट्स की बुनियाद पर वो ना सिर्फ PIA के टिकट पर उनको सहूलत मिलेगी, मोबाइल फ़ोन की ड्यूटी, इंश्योरेंस प्रीमियम, बल्कि वो पासपोर्ट फीस और कमिश्नर कार्ड पर भी उन्हें आसानी होगी और साथ साथ यूटिलिटी स्टोर्स पर वो खरीदारी भी कर सकेंगे। तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुराद दी जा रही है इस स्कीम के तहत। और बता ऐसे पाकिस्तानी जो मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे बैरून मुल्क से, वो ये पॉइंट्स कैश भी करा सकेंगे। ठीक है, इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। अपडेट करने के लिए शुक्रिया शकील। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।